इमरान खान को चैलेंज करने वाले, उससे लड़ने वाले, उसका मुकाबला करने की ख्वाहिश रखने वाले अब उसके साए से भी डरने लगे हैं, उसकी एक तस्वीर से खौफजदा हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत थी, ये खदशात मौजूद थे कि उस समाअत को लाइव नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन अच्छी बात यह हुई कि पूरी समाअत में इमरान खान साहब की बारी नहीं आई। समाअत मुलतवी होगी गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए। जब दोबारा समाअत होगी तो इमरान खान साहब दोबारा सामने आएंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है और बड़ी अहम चीज है। तो इसमें कुछ सवालात भी खड़े हो गए हैं। नंबर एक, पूरा निज़ाम जो है वो इसके लिए कोशिश कर रहा था कि अगर इमरान खान साहब की वीडियो लिंक के ऊपर हाजिरी होती भी है तो एक तो वो पीटीवी के ऊपर ना चले, उसकी लाइव टेलीकास्ट ना हो, तो वो तो रोक दिया गया। उसके बाद दूसरी जो चीज थी वो ये थी कि लाइव टेलीकास्ट रोकने के अलावा इमरान खान साहब जो है वो दिखाई भी ना दे, कोई कैमरे से, कोई मोबाइल से, किसी और चीज से इमरान खान साहब की रिकॉर्डिंग करके बाहर ना ले जाए। फिर जैसे ही समाअत शुरू होती है तो एक छोटी सी स्क्रीन, लैपटॉप नमा, उसके ऊपर जो है वो इमरान खान साहब नजर आ रहे हैं और उस सिस्टम के पीछे साकिब बशीर साहब खड़े हैं, दीगर सहाफ़ी भी वहां पे मौजूद है। तो इमरान खान साहब की वो फोटो किसी ने ली और लेने के बाद उसको लीक कर दिया। पहले नाम आया शौकत बसरा साहब का, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने कहा जी मैं नहीं हूं, मैं होता तो जरूर बता देता, ये कोई और है। तो तब से लेकर अब तक पूरा निजाम मिलकर या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो इंतजामिया है वो उस शख्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिसने इस तस्वीर को वायरल किया है। ये एक तस्वीर ने तहलका मचाया है। यानी अगर आप देखें कि आज की समाअत में क्या था, एक फोटो। आज की समाअत में क्या बातचीत हुई, इमरान खान की फोटो। आज की समाअत के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं, इमरान खान की फोटो। यानी उसके अलावा और कुछ नहीं है। ये आदमी इस निजाम से इतना बड़ा हो गया है कि इसके बगैर निजाम अब चल नहीं सकता। इमरान खान सिस्टम का वो हिस्सा बन चुके हैं या सिस्टम में इस हद तक सरायत कर चुके हैं कि सिस्टम को उनके बगैर चलाना, मैं पहले कई मरतबा कह चुका हूं, मुमकिन नहीं रहेगा। अल्टीमेटली सबको जाकर इमरान खान से बात करनी पड़ेगी। ये मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, आप पब्लिक को देख लेना। सोशल मीडिया के ऊपर आप जाएं, आप ट्विटर पे चले जाएं, एक्स पे, आप यूट्यूब पे चले जाएं, आप फेसबुक पे चले जाएं, आप टिकटॉक पे चले जाएं, आप किसी भी जगह पे चले जाएं, किसी भी एक सोशल मीडिया की एप्लीकेशन पे जाएं, आप स्क्रॉल करते जाएं, आपको यही शर्ट नजर आएगी इमरान खान की, ब्लू शर्ट के अंदर बैठे हुए इमरान खान साहब। आप उसको स्क्रॉल करते जाएं, इमरान खान की यही तस्वीर आपको नजर आएगी, आती जाएगी। जब से इमरान खान साहब आगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठे और वहां दिखाई दिए वीडियो लिंक पे, तब से लेकर अब तक पूरे सोशल मीडिया पे इस फोटो के अलावा और कुछ नहीं है। ये है इमरान खान की ताकत और ये है वो हकीकत जिससे सब आंखें बंद कर रहे हैं। तो बिल्ली को देखकर अगर कबूतर आंखें बंद कर भी ले तो बिल्ली उससे गायब नहीं हो जाती, बिल्ली का खतरा बदस्तूर मौजूद रहता है। तो इमरान खान साहब जो है उनको देखकर उनके मुखालिफिन अगर आंखें बंद कर ले तो भी कोई फायदा नहीं है। वो एक बहुत बड़ी सियासी हकीकत इस मुल्क की बन चुके हैं। आज जमीनी हकायक इमरान खान के साथ खड़े हैं, कोई माने या ना माने। सुप्रीम कोर्ट की ये लाइव कवरेज क्यों रुकी, बड़ा सवाल है। ये जो अदालत है इसकी कवरेज तो लाइव होती है, ये रुक क्यों गई? इस पे जो एडवोकेट जनरल हैं खैबर पख्तूनख्वा ने, वो उठे और उन्होंने निशानदेही की और उन्होंने बताया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि जनाब मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, इस केस की हेयरिंग जो है वो लाइव नहीं सुनाई जा रही। तो उन्होंने कहा दलाइल हो रहे हैं, बैठ जाए। उन्होंने कहा जी मैं नोटिस में लाना चाहता हूं सिर्फ कि ये जो केस है इसकी हेयरिंग लाइव नहीं चल रही। तो उसके बावजूद काजी फायद ईसा साहब ने उन्हें बैठा दिया। अब अच्छा ये हुआ कि इस समाअत में इमरान खान साहब को बोलने का मौका नहीं मिला। इमरान खान साहब का जो बयान उनके ट्विटर अकाउंट पे आता है वहां से वो पॉलिसी अडॉप्ट करता है पाकिस्तान तरीके इंसाफ का या आम पाकिस्तानियों का या ओवरसीज का जो सोशल मीडिया है वो वहां से डायरेक्शन लेता है। अब ये अकाउंट दर्द सर बना हुआ है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के लिए, वो उसे बंद करना चाहते हैं। राणा सनाउल्लाह साहब ने भी यही कहा कि जनाब ये अकाउंट जो है ये बंद करवाना है और ये बंद होना चाहिए, ये मुल्क मुखालिफ है, इस किस्म की बातें वो करते हैं। अब ये जो इमरान खान साहब ने बातें की हैं ये मौजूदा आर्मी चीफ के खिलाफ की हैं और वो इसलिए की हैं कि इमरान खान साहब का ये मानना है या पाकिस्तान में और बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि इनके दौर में बहुत जुल्म हुआ, बहुत जबर हुआ, बहुत फस्तायत हुई, जमहूरियत की धज्जियां उड़ी हैं। ये जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट का दौरे हुकूमत है इसमें बहुत तबाही फैली है। भारत इमरान खान साहब को तोड़ने की कोशिश में तो ये बार बार नाकाम हुए,
دیکھیں آپ لڑ کس سے رہے نا, آپ کو ٹریک ریکارڈ دیکھنا پڑتا ہے. اب اس وقت جو لڑائی ہے وہ عمران خان ورسز ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے. آپ دونوں کا ٹریک ریکارڈ اپنے سامنے رکھ لیں. ہار ماننے کی عادت کس کی ہے؟ عمران خان ہار تو جاتا ہے کبھی, لیکن ہار نہیں مانتا, لگا رہتا ہے, وہ ہار نہیں مانتا. ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ریکارڈ ہے کہ وہ کئی دفعہ ہار مان چکی ہے, کبھی سیاستدانوں کے آگے, کبھی کسی جنگ کے میدان میں, کبھی کسی اور میدان میں, کبھی امریکہ کے سامنے. یعنی جو طاقت میں زیادہ ہوتا ہے یا زیادہ طاقت سے آتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ مصلیحت سے کام لیتی ہے اور وقتاً فوقتاً ہار بھی مان لیتی ہے. لیکن عمران خان کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ وہ ہار نہیں مانتا. اچھا, اسٹیبلشمنٹ کا ایک اور پرابلم ہے کہ وہ اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے, کبھی بھی نہیں. ہمیشہ کہیں گے ہم سیاست میں کوئی کردار ادا نہیں کرتے, ہمیشہ کہیں گے جی ہم سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی. یہ پاکستانیوں کے لیے انہوں نے یہ چورن رکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی, ہم غلطی سے مبرہ ہے. لیکن عمران خان کا یہ ایٹیچیوڈ نہیں ہے, وہ بالکل ایک نارمل ایٹیچیوڈ ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میرے سے غلطی ہوئی, اور غلطی تسلیم کرتا ہے کھلے دل سے جب بھی اس سے ہوتی ہے. کہتا ہے یہ چیز میرے سے غلط ہوئی تھی, مانتا ہے وہ. تو سی ایم افریدی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے بڑے تگڑے ہیٹرک کی ہے جلسوں کی, اور عوام کی ان کے اندر شمولیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے مشکلات پیدا ہو گئی ہیں. یعنی پہلے دھمکی لگائی گئی کہ اس کو ہم آنے نہیں دیں گے اور ہم اس کو وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیں گے, ہمیں ایسی صوبائی حکومت ہی قبول نہیں ہے, یہ بھی کہا گیا. تو ڈی جی ایس پی آر کو خود بھیجا گیا پشاور, انہوں نے جا کے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے. لیکن اب اسٹیبلشمنٹ کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں. جتنا زیادہ سہیل افریدی صاحب کو ٹائم مل رہا ہے وہ بالکل عمران خان صاحب کی طرح تیزی سے جلسے کر رہے ہیں. یہ عمران خان صاحب ہی کرتے تھے ایک دن میں 2 جلسے, اور وہ یعنی 60 جلسے انہوں نے اوپر نیچے ایک دفعہ کر دیے تھے. وہ عوام کو کیا سمجھتے ہیں, یہ ذرا چند الفاظ ہیں, یہ سنیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ چل کیا رہا ہے. اور اسپیکر صاحب یہاں بات کی جہاز خریدا ہے بھائی, آپ اندازہ کریں یہ مریم اورنگزیب کے الفاظ ہیں. ایک دفعہ اور آپ سنیں کہ اسپیکر صاحب یہاں پہ بات کی گئی کہ جہاز کیوں خریدا ہے بھائی. یعنی جس طریقے سے, جس رعونت کے ساتھ اور جس تکبر کے ساتھ یہ کہا گیا کہ خریدا ہے بھائی, یعنی یہ اسی طرح ہے جیسے میرا جسم میری مرضی لوگ کہتے تھے, لیکن یہاں تو جسم بھی اپنا نہیں ہے, قوم کا پیسہ ہے, لوگوں کا پیسہ ہے, لوگوں کی امانت ہے. کسی کے باپ کا مال تھوڑی ہے کہ خریدا ہے بھائی. ہوتے کون خریدنے والے؟ نمبر 1 تو بات یہ ہے کہ جعلی حکومت بنا کر دی گئی آپ کو. 1 روپیہ بھی خرچ کرنے کا آپ کا اختیار نہیں ہونا چاہیے, لیکن وہ جعلی حکومت کے اندر بیٹھ کر بڑے تم تراک سے, بڑے تکبر کے ساتھ اکڑ کر وہاں پہ ایوان میں کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے خریدا ہے بھائی, جو ہوتا ہے کر لو. یہ والا انداز ہے بات کرنے کا. جب آپ تسموں کے ساتھ لٹکے ہوئے ہو نا, تو مجھے یہ تو پتا ہے کہ بادو شال ہو جاتے ہیں, دانت آپ کے درد ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ دانتوں کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں. انہوں نے فوجی بوٹوں کے جو تسمے ہیں وہ دانتوں کے ساتھ پکڑے ہوئے ہیں, مریم نواز نے اور ان کی سہیلیوں نے. لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ دانتوں میں تسمے ہیں, دماغ بھی ان کا شل ہو گیا, دماغ کام کرنا بند کر گیا. یہ وہ تکبر ہے جو مریم نواز سے نکل کر سرایت کر جاتا ہے اس کے آس پاس موجود باقی ٹک ٹاکرز میں. آپ الفاظ دیکھیں نا, اس کے اندر آپ تکبر دیکھیں, اور اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ جو ہوتا ہے کر دو, جو اکھاڑ سکتے ہو اکھاڑ دو. یہ وہ والا انداز ہے کہ ہمیں لیا ہے جہاز, تو پھر کیا ہو گیا؟ اپنے باپ کے پیسوں سے لیا ہے, اور پاکستانیوں کے پیسے ہیں, پاکستانی قوم کی امانت ہے جس سے جہاز خریدا ہے. 11 ارب روپے کا عیاشی والا جہاز لے لیا. اب لوگ سوال بھی نہ کریں, دنیا کے طاقتور ترین ممالک میں بڑے بڑے حکمران جو ہیں ان کے پاس اس قسم کا عیاشی والا جہاز نہیں ہے, جیسا عیاشی والا جہاز پاکستان میں ایک غریب اور مقروض صوبے کی حکمران نے اپنے لیے لے لیا, اور ایک کے بعد ایک بھونڈا قانون بنا کر عوام کو دبانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. یہ تو بادشاہت ہے. یہ جو نواز شریف کی خواہش تھی امیر المومنین بننے کی, یہ وہی والی خواہش دکھائی دے رہی ہے. یہ اس جملے کو آپ سنیں, اس کے بعد میں آپ کو ایک خبر اور بتاتا ہوں. ذرا ایک دفعہ اور آپ یہ جملہ سنیں, پھر ایک خبر میں آپ کو بتاتا ہوں, اس کو اس کے ساتھ ملا کر آپ سنیں. اور اسپیکر صاحب یہاں بات کی جہاز خریدا ہے بھائی. یہ ذرا ایک مرتبہ پھر آپ سنیں. اور اسپیکر صاحب یہاں بات کی جہاز خریدا ہے بھائی. ہاں خریدا ہے, جو اکھاڑنا اکھاڑ لو, جو کرنا کر لو. یہ وہ والا انداز ہے. اب آپ ذرا یہ دیکھیں کہ یہ دوسری خبر کتنی تکلیف دہ خبر ہے. لاہور میں ایک باپ ہے, وہ غربت سے بہت تنگ تھا, اس کا بیٹا فوت ہو گیا, جوان بیٹا ہے, تو باپ کے کندھوں پہ اس سے بڑا کوئی بوجھ نہیں ہوتا کہ اس کا جوان بیٹا چلا جائے. یعنی بیٹے باپ کو دفناتے ہیں, باپ بیٹوں کو نہیں دفناتے. یہی روایت ہے دنیا کی. لوگ بوڑھے ہوتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں دنیا, لیکن کبھی کبھی باپ کے کندھوں پہ بیٹے کا بوجھ بھی آ جاتا ہے. یہ تو اللہ رب العزت کے کام ہے نا, وہی صبر دینے والا. تو ایک بوڑھا غریب باپ تھا, اس کے پاس اپنے بیٹے کو دفنانے کے لیے نہ قبر کے لیے پیسے تھے نہ کفن کے لیے پیسے تھے. وہ بغیر کفن کے اپنے بیٹے کی لاش لے کر قبرستان پہنچ گیا کہ دفنا دو.
फिर लोगों ने पुलिस को इतला दी, पुलिस आई, लोगों ने पैसे इकट्ठे की। ये हालात हैं लाहौर में। ये लाहौर की सूरत बता रहा हूं, जहां पे पनाहगाहें बनाई गई थी कि अगर गरीब लोग हैं, उनके पास सोने की कोई जगह नहीं, तो वो वहां पे आगे सो जाएं। जहां हेल्थ कार्ड दिए गए थे कि अगर आप बीमार हैं तो आप 10 लाख रुपए तक का इलाज किसी भी प्राइवेट अस्पताल में जाके जहां से दिल करे आप करवा लें, सरकार को पैसा देगी। कुछ अच्छे काम किए इमरान खान साहब की हुकूमत ने, कुछ काम अच्छे नहीं किए इमरान खान साहब की हुकूमत। आपके पास तनकीद की गुंजाइश रहती है, तनकीद हम करते भी रहे, लेकिन उसी शहर में ये हालात आपके सामने कि बाप के पास कफन के लिए पैसे नहीं है, वो अपने बच्चे की लाश लेके वहां पे पहुंच गया। पुलिस वालों ने चंदा इकट्ठा करके फिर उसके बेटे को कफन देके उसको वहां दफनाया। और उसी जगह पे मरियम नवाज की सहेली खड़ी होकर क्या कह रही है? खरीदा है भाई, जो होता है कर लो, लेंगे 11 अरब रुपए का हम जहाज, जो होता है करो। अब पीटीआई ने इसके ऊपर रोला डाला था कि जनाब आपने पिछले बजट के अंदर पैसा रख दिया था और बड़ा आपने आवाज उठाई थी और बात कहा था कि जनाब हम एयर एम्बुलेंस की सर्विस शुरू करने जा रहे हैं, तो बजाय वो पैसा आप वहां पे खर्चते, वो पैसा आपने जहाज खरीद लिया। और अब आप पायलटों के लिए अलग-अलग रिहाइश गए, महंगी महंगी, उनकी इतनी बड़ी बड़ी सैलरीज और इतनी सहूलियत, और गैर मुल्की पायलट चाहिए इन्हें ताकि इनकी जासूसी ना हो सके। पाकिस्तानी पायलटों से भी नफरत है, पाकिस्तानी बंदा नहीं होना चाहिए, वरना वो बताएगा कि ये क्या बात करते हैं। लिहाजा गैर मुल्की पायलट्स, खुद अयाशी वाले जहाज और गरीब आदमी के लिए कफन भी नहीं है। और किस तकब्बुर के साथ ये बात की जा रही है। और इसी मुल्क के अंदर जो अरकान असेंबली हैं, मेंबरान पार्लियामेंट, उन्हें 75 अरब रुपए जारी किए गए कि 75 अरब रुपए वो खर्च करेंगे। लेकिन कैसे खर्च हुए ये पैसे और कहां खर्च हुए ये पैसे और किस मद में खर्च हुए ये पैसे, काबीना डिवीजन के पास कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ। ये सियासी रिश्वत होती है। मैं पहले दिन से एक बात कहता हूं कि एमएनएस एमपीएस को डायरेक्टली कोई फंड नहीं दिए जाने चाहिए। ये फंड्स इदारों के जरिए से बराह रास्त प्रोजेक्ट्स के ऊपर लगने चाहिए। एमपीएस एमएनएस को सिर्फ आप इस्तेमाल कर सकते हैं इफ्तिताह के मौके के ऊपर, या आप उनसे सिफारिशात पूछ सकते हैं, वो लोगों से कनेक्टेड होते हैं कि यहां पे किस चीज की ज्यादा जरूरत है, बस इतना ही होना चाहिए। जब आप उनके लिए फंड मुख्तस कर देते हैं तो फिर वो फैसला करते हैं कि किसके अंदर ज्यादा कमीशन है, कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, फिर फंड्स कहां गए पता भी नहीं चलता। अब ये 75 अरब रुपए के फंड हैं पाकिस्तानियों के, कहां खर्च हुए, कैसे खर्च हुए, रियाजुल हक साहब ने इस पे खबर भी दी हुई है। ऑडिटर जनरल की एक रिपोर्ट है, वो हर अखबार में, हर टीवी पे आपको छपी हुई मिल भी जाएगी। ऑडिटर जनरल रिपोर्ट ने मेंबरान पार्लियामेंट के लिए सवाबदीदी फंड्स में बेकायदगियों पर सवालात उठा दिए। ये पैसे किस मद में खर्च हुए, काबीना डिवीजन के पास किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। ये सरकारी रिपोर्ट कह रही है, मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे, सरकारी रिपोर्ट कह रही है। अब पंजाब के अंदर नाज़रीन, इन्होंने जो एक बड़ा अजीबोगरीब किस्म का गुंडा राज एक्ट, या आप माशाल्लाह बिल उसको कहें, वो लाने की कोशिश की थी। अब उसको वापस लेते हुए इन्होंने बहाना बनाया क्योंकि स्पीकर ने उसका नोटिस ले लिया था, इसलिए हमने वापस ले लिया। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। यहां स्पीकर मलिक अहमद खान को भी हीरो बनाने की जरूरत नहीं है। मैं उन्हें भी जानता हूं कि वो क्या करते रहे हैं, कितने पानी में है, उनका भाई क्या करता रहा है, किस किस्म के मामला के अंदर ये लोग मुलव्विस रहे हैं, सारी दुनिया ही जानती है, सबको पता है उनका भी। तो ये जो स्पीकर साहब है, इनका नाम लेकर उन्होंने बिल तो वापस ले लिया, लेकिन अगर स्पीकर साहब की इतनी गैरत जागती है गलत बिल के ऊपर, तो फिर वो बताए ना कि ये जो बिल पहले आया था, पंजाब डेफेमेशन लॉ 2024, जिसमें आपने इंतहाई बदतरीन सूरत पैदा कर दी लोगों के लिए कि वो आजादी इज़हार राय का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, जरा सा भी नहीं कर सकते। तो वो भी तो इनके सामने ही हुआ था ना। और इसके अंदर एक और जो है वो पंजाब अवेयरनेस एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, ये भी एक आया था, ताकि जो हुकूमत अपनी वो तशहीरी मुहिम चलाती है, पैसा वैसा खर्च करती है बहुत ज्यादा। मरियम नवाज का आपने देखा है ना, हर तरफ फोटो चिपका हुआ है। मरियम नवाज के अब्बा का भी चिपका हुआ होता था पहले, अब जरा अब्बा का नहीं है, मरियम नवाज का ज्यादा चिपक रहा है। हर तरफ फोटो आपको नजर आ जाता है, जहां खाली जगह मिलती है अपना मुंह वहां चिपका देते हैं। अभी पिछले दिनों एक बंदा कह रहा था कि जनाब नोट के ऊपर भी मियां साहब का मुंह लगा दो। तो इन्हें ना हर जगह अपना मुंह देखने की आदत है, इन्हें शौक है, इनको शीशा दिखाना चाहिए। लेकिन ये कहते हैं कि हमारी अच्छी अच्छी तस्वीरें खींच के पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे लगा दो। तो जो तशहीरी मुहिम के ऊपर पैसा खर्च होता है उसका कोई हिसाब ना मांगे, तो ये भी कानून आ गया था। फिर एक पंजाब हाई सिक्योरिटी जोन्स एक्ट लाया गया था ताकि लोग एहतजाज ना कर सके। जो लोग पिसे हुए तबकात हैं, जो परेशान हैं, वो एहतजाज ना कर सके, वो आईनी हक अपना एहतजाज का इस्तेमाल ना कर सके। मैं एक टाउट को सुन रहा था, वो ये कह रहा था कि देखें तो इंग्लैंड में भी एहतजाज नहीं होता, ऐसे सड़कें बंद नहीं होती हैं। भाई खुदा का नाम है, इंग्लैंड में लोगों को पुरअमन प्रोटेस्ट की इजाजत दी जाती है। आप एक एप्लीकेशन दें, वो आपको बता देते हैं कि ये जगह आपके लिए मुख्तस है, जितने लोग आपने लाने। अगर आप इंग्लैंड में 10 लाख लोगों का इज्तिमा करना चाहते हैं, आप वहां पे गवर्नमेंट को बताएं आपका ताल्लुक किसी भी जमात से है, किसी भी तबके से है, किसी भी मजहब से है, किसी भी फिरके से है, आप करना चाहते हैं, उनकी सर्टन कंडीशन है, आप जाएं, आप वहां जाके अपना आजादी के साथ प्रोग्राम करें। क्या आज अपोजिशन को मीनार पाकिस्तान में जलसा करने की इजाजत है?
भाई ये तो बकवास है ना कि भाई इंग्लैंड में इजाजत क्यों नहीं है, भाई पूरी दुनिया में इजाजत है। यहां इतने बड़े बड़े इज्तिमा तो हमने किए, बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कभी हॉल्स के अंदर कर लेते हैं, कभी बाहर कर लेते हैं। पाकिस्तान में तो कहीं पे कुछ किया ही नहीं जा सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता कि अपोजिशन को सर भी उठाने दें। यहां पे तो लोगों ने बाकायदा अप्रूवल लेने के बाद फलस्तीनियों के हक में और इसराइल के खिलाफ एहतजाज किए इन मुल्कों में, सारे यूरोप के अंदर हुए, अमेरिका में बहुत बड़े बड़े इज्तिमा हुए हैं। क्या पाकिस्तान में ये हो सकता है? पाकिस्तान में तो गोलियां मार देते हैं। जो निकलता है एहतजाज करने, इवन इसराइल के खिलाफ एहतजाज करने लोग निकले तो उन्हें पाकिस्तान में गोलियां मार दी गई, और कौम को ये देते हैं चूरन झूठ का, फ्रॉड का, कि जनाब पूरी दुनिया में नहीं होता, पूरी दुनिया में होता है, पाकिस्तान में इजाजत नहीं मिलती। नाज़रीन, मारक बलोच साहिबा को जो सजा दी गई है, देखिए ये खुमियादा तो भुगतना पड़ेगा। एक दिन रियासत को माफी मांगनी पड़ेगी, और ये मांगनी ही पड़ेगी, जो मर्जी आप कर लें। आपको बलोच नौजवानों से भी माफी मांगनी पड़ेगी, पंजाब के नौजवानों से भी माफी मांगनी पड़ेगी, खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों और कबायलियों से तो खास तौर पे आपको माफी मांगनी पड़ेगी, और अब कश्मीरी भी आपको माफी मांगने पर मजबूर इसलिए करेंगे कि आपने उनके साथ बड़ी ज्यादती कर दी। फर्ज करें मुतालबात मान भी लेते हैं, कुछ चीजें थोड़ी सी सेटल भी हो जाती हैं, तो जो कश्मीरी नौजवानों के और बच्चों के दिलों में आपने नफरत पैदा कर दी है, वो नफरत आप कैसे निकालेंगे? वो जो वहां घरों में लाशें चली गई हैं, वो लोग वापस कैसे जिंदा होंगे? जो आपने उनके ऊपर शरपसंदी का या गद्दारी का या दहशतगर्दी का टैग लगा दिया, वो टैग कैसे खत्म होगा? ये नफरत फैलाना बहुत आसान होता है, चीजों को समेटना बहुत मुश्किल होता है। ये लोग ये सारा कुछ करते तो चले जा रहे हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अंधाधुंध अपनी ताकत के जोम में करती चली जा रही, गलत काम करती चली जा रही, लेकिन जब इसको समेटना पड़ेगा तो आने वालों के लिए कितनी मुश्किल होगी, इनको इस बात का आइडिया भी नहीं है। इन्हें अंदाजा भी नहीं है कि आज इनका बोया हुआ एक एक बीज कल एक एक तनावर दरख्त बनेगा, तो कल उस फसल को कौन काटेगा, उनकी जड़ों को कौन उखाड़ेगा? उसमें बहुत ताकत लगेगी, इनको इस बात का आइडिया ही नहीं है। आने वालों के लिए मुश्किलात बढ़ाते चले जा रहे हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब मारूम बलोच साहिबा की जो सजा है उसको चैलेंज किया जाएगा, और डॉक्टर मारूम बलोच और सिबगतुल्लाह साहब की जो सजा है उसके खिलाफ एहतजाज भी किया जा रहा है, और इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया गया है। ये फैसला टिकना विकना कोई नहीं है, क्योंकि इसमें हकायक नहीं है ना। अब ये कोई दहशतगर्द थोड़ी है, ये लोग, इनको उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। आप दुनिया की किसी भी अदालत में ले जाएं, इन बुनियादों के ऊपर तो आप कभी सजा नहीं दे सकते। पहले आपने पकड़ के उनको अंदर कर दिया वो 3 MPO के तहत, फिर इतना अरसा उसके अंदर अंदर रखा, फिर आपको ख्याल आया जनाब ये वाला मुकदमा डाल देते हैं, मुकदमा डाल के उनको उसके अंदर उम्र कैद की सजा सुना दी। हद नहीं होगी वैसे? इसी तरह ईमान मदारी को भी सजा सुना दी। तो नाज़रीन, अभी लोग एहतजाज कर रहे हैं, और कई जगहों के ऊपर जो है वो बलूचिस्तान में जगह जगह पे एहतजाज भी हो रहा है, दहशतगर्दी के वाकयात भी हो रहे हैं। वो जो नौजवान शहीद हो गया बलूचिस्तान में दश्त के इलाके में, वो तो ट्रेवल कर रहा था ना, वो तो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था बस, उसके साथ उसके बच्चे थे, बीवी थी, गोली मार के कत्ल कर दिया। उसके वालिद का स्टेटमेंट आया, और बड़ा तकलीफ दे स्टेटमेंट था। उसने कहा जी मेरा बच्चा आखिरी होना चाहिए, मेरे बच्चे के बाद जो है वो कोई और शहीद नहीं होना चाहिए, या तो आप बताएं कि वो हमारा मुल्क है या नहीं है। सिक्योरिटी फोर्सेस की एक लगातार नाकामी है, वो लोगों को तहफ्फुज नहीं दे पा रहे, और दुनिया को कहते हैं इन्वेस्टमेंट लेकर पाकिस्तान में आ जाओ। जब तक आप चंद चीजें नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम, ये 2 नंबरी जो सियासत के अंदर आप करते हैं, ये बंद करें। अदलिया आजाद, ये जो अदलिया को आपने कंट्रोल कर लिया 26 और 27वीं तरमीम के बाद, ये बंद करें। नंबर 3, आप मीडिया को आजाद करें, लोगों को आजादी इज़हार राय होना चाहिए। नंबर 4, अमन अमान मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान में बहाल होना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए हर चीज के अंदर, फिर जाके पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। जब तक आप पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत कायम नहीं करेंगे, जमहूरी इकदार नहीं लेकर आएंगे, पाकिस्तान में कोई सरमायाकारी नहीं लेकर आएगा, उल्टा पाकिस्तान से लोग सरमाया लेकर बाहर जा रहे हैं। नाज़रीन, PIA जो है वो मुकम्मल तौर पे बिक गया, हैंड ओवर कर दिया गया नए मालिकों के, और जो नए मालिक हैं, अब ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी प्राइवेट एयरलाइन PIA, ये मुकम्मल तौर पे बिक गया। इसका नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी बन गया है, और इसमें लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर अनवार अली हैदर जो है, उन्हें इस कंसोर्शियम का चेयरमैन बनाया गया है। तो आप समझ गए कि किसने खरीदा है। यहां पे भी एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल को लाके बिठा दिया गया। अब देखे ना, इतने बड़े बड़े कारोबारी लोग हैं, 3-4 ग्रुप हैं, उन सबके नाम आ रहे थे, उनमें से कोई इस काबिल नहीं है कि वो इसका चेयरमैन बने। चेयरमैन कौन बना? एक रिटायर्ड फौजी, क्योंकि फौजी फाउंडेशन इसके पीछे है, तो इसीलिए तो ये इतना सस्ता मिला, वरना ये कभी सस्ता मिलता भी ना। उन्हें इन्होंने बेचा PIA को, यानी 55 अरब रुपए हुकूमत को मिलेगा। इससे बहुत महंगे तो जहाज हैं, बल्कि इतनी इसकी आधी कीमत का तो स्पेयर पार्ट पड़ा हुआ है, बेशुमार वहां पे जहाज हैं, और इसके जो रूट्स हैं आलमी सतह के ऊपर, जो इसकी अपनी एक क्रेडिबिलिटी है PIA की, वो कितनी बड़ी है। तो ये ओने पोने बेच दिया इन्होंने, बिल्कुल ऐसे बेचा जैसे इकबाल ने कहा था कि कौमें फरोख्तन वचर्जा फरोख्तन, कि पूरी कौम बेच दी और इतनी सस्ती बेच दी। तो इन्होंने कौम का पूरा एक इदारा बेच दिया, और इतना सस्ता बेच दिया कि खरीदने वालों ने लाके उसके ऊपर एक रिटायर्ड जर्नैल भी अब बिठा दिया है।
नाज़रीन, एक स्टेटमेंट दिया था पाकिस्तान के डीजी ISPR ने, सांस रोक देंगे। इंडिया को कहा था कि अगर तुमने हमारा पानी रोका हम तुम्हारा सांस रोक देंगे। पानी रोक लिया है। राणा सनाउल्लाह ने एक हफ्ता पहले बताया था कि इंडिया ने हमारा पानी रोक लिया है, वो जब दिल करेगा हमें बिल्कुल बंजर कर देगा, जब दिल करेगा हमें सैलाब के अंदर डुबो देगा। यानी जब पानी नहीं होगा तब पानी रोक लेगा, जब पानी बहुत ज्यादा होगा तब पानी छोड़ देगा, ताकि पाकिस्तान डूबे भी और बंजर भी हो। सेम टाइम में दोनों चीजें वो करेगा। यानी उस सीजन में जब फसलों को पानी चाहिए तब नहीं देगा, उस सीजन में जब फसलों को पानी नहीं चाहिए तब पानी देगा, जब सैलाब का पानी आएगा तब पानी देगा। तो इंडिया ये करेगा पाकिस्तान के साथ, ये राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा। लेकिन तब से लेकर अब तक पाकिस्तान ने इंडिया से पानी छुड़वाने का कोई बंदोबस्त नहीं किया। मैं नहीं कहता कि उनके साथ जंग करें, उनके साथ बात करें, इंडिया के साथ भी बात करें, अफगानिस्तान के साथ भी बात करें। बातचीत से ही मसले हल होते हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप वहां जाके वो गिरा दें सारे। ये तो फौज की जुबान होती है ना, वो बहुत तल्ख बातें बोल जाते हैं, जरा बहुत बड़ी बड़ी बातें भी कर जाते हैं। इंडिया की तरफ से भी होती हैं, पाकिस्तान की तरफ से भी होती हैं, वो बातें अपनी जगह पे। लेकिन हुकूमत की एक जिम्मेदारी है कि वो इंडियन गवर्नमेंट को एंगेज करे, उनके साथ बात करे कि जी हमारा पानी आप ना रोके, हमारा एक मुआहदा आपके साथ हुआ है। और कुछ चीजें अगर तय करनी पड़ती